प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2024 सन्निकट है। 22 फरवरी को आपको हिंदी विषय का पेपर देना है। ऐसे में अब आपको सेलेक्टेड स्टडी करना चाहिए, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए जहां से प्रश्न पत्र में प्रश्न आने की अधिक संभावना है। उम्मीद है कि आपने अब तक तैयारी कर ली होगी और अब रिवीजन का कार्य प्रारंभ कर दिया होगा। तो आइए एक बार एक दृष्टि डाल लें कि आपको क्या पढ़कर प्रश्न पत्र देने के लिए परीक्षा भवन में जाना चाहिए। आपका प्रश्न पत्र कुल 3.25 घंटे का होता है। 100 अंक का पूर्णांक है और यह 2 खंडों में बटा है। सभी 14 प्रश्न अनिवार्य हैं, इससे आप परिचित हैं। तो आइए पहले खंड क की बात करें। पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। प्रत्येक में 4 विकल्प होते हैं। सही विकल्प आप चुनते हैं। प्रत्येक के लिए 1 अंक। इस तरह से 5 अंकों का यह प्रश्न होता है। पाठ्यक्रम आपका पहले से कम कर दिया गया है। अब केवल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग 2 ही काल पूछे जाएंगे। पहले भारतेंदु और द्विवेदी भी पूछा जाता था। इन दोनों कालों के प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं, इसके अलावा हिंदी की प्रमुख विधाएं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, नाटक आदि, इनके लेखक और प्रमुख रचनाएं तथा उनके रचनाकार, इतना इसके अंतर्गत आएगा। यानी हिंदी गद्य का आरंभ कहाँ से हुआ, उसकी पहली रचना कौन सी है, या शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक कौन से हैं, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, या निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि के प्रमुख लेखक कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं। इस तरह के प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे और सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। प्रश्न संख्या 2 हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। यहां भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और प्रत्येक 1 अंक का है, इसलिए 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। और अब आपके पाठ्यक्रम में केवल आधुनिक काल है। पिछले वर्ष आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल सब कुछ थे, किंतु अब वो कक्षा 11 में चले गए हैं। तो केवल आधुनिक काल पढ़ना है और आधुनिक काल के अंतर्गत जो उप विभाजन हैं जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनकी प्रमुख विशेषताएं, इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इसके अंतर्गत आएंगे। आपको इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ध्यान रखिएगा कि आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल के बारे में भी सामान्य जानकारी रखें, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे बन जाते हैं जिनको हल करने के लिए पूर्व जानकारी की आवश्यकता होती है। किंतु वर्तमान सत्र में आपके पाठ्यक्रम में काव्य साहित्य में केवल आधुनिक काल है, जिसके उप विभाजन भारतीय, द्विवेदी आदि, इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनके प्रमुख कवि कौन से हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कवि जिनको कुछ उपाधियां दी गई हैं, जिनके कुछ अलग नाम हैं, जैसे प्रकृत का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इस तरह की चीजें आपको इसके अंतर्गत तैयार करनी है। प्रश्न संख्या 3 गद्यांश की व्याख्या से संबंधित है और आप जानते हैं कि व्याख्या का क्रम बदल चुका है। अब 2 गद्यांश आते हैं, उनके नीचे 5 प्रश्न होते हैं। किसी एक को आपको चुनना होता है और उन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। प्रत्येक 2 अंक के होते हैं। इस तरह से 10 अंक का यह प्रश्न होता है। पहला प्रश्न प्रायः संदर्भ या गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम से संबंधित होता है। एक प्रश्न होता है इसके लिए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या का एक प्रश्न होता है, जिसमें 2 या 3 पंक्ति रेखांकित होती हैं, उन्हीं की आपको व्याख्या लिखनी होती है। और तीसरा से लेकर 5वां जो प्रश्न है, तीसरा, चौथा, 5वां, ये तथ्य परक होते हैं, यानी उसी पैराग्राफ पर आधारित होते हैं, उनका उत्तर वहीं छिपा होता है। या व्याकरण से संबंधित भी हो सकते हैं, पर्यायवाची, विलोम, इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती है, या किसी कठिन शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। और ये सब उसी पैराग्राफ पर होगा जिसे आप चुनेंगे। तो जिस पैराग्राफ को आप चुने, उस पैराग्राफ के नीचे दिए हुए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और ध्यान रखिएगा कि उसी पैराग्राफ का देना है। अगर आपने 3 उसके उत्तर दे दिए, 2 बाद वाले के दे दिए, तो उसके अंक नहीं मिलेंगे। तो जो पैराग्राफ आप चुने उसी का उत्तर लिखें। इसके अंतर्गत
कौन से पाठ पढ़ने हैं, तो आप जानते हैं कि इस साल पूरा पाठ्यक्रम आ गया है। अब 8 पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं, किंतु 4 में से कम 3 पाठ भी आप तैयार कर लें तो परीक्षा में आपको मिल जाएंगे हिंदी गद्य की व्याख्या के लिए। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का है। अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और निंदा रस हरिशंकर परसाई। ये 4 ऐसे पाठ हैं जिनसे प्रायः परीक्षा में गद्यांश आते ही रहते हैं। तो इनमें जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं जिन गद्यांशों पर, उन्हीं को हल कर लें, वहीं से परीक्षा में आपको ये मिल जाएंगे। एक सलाह मेरी जरूर है कि इन पाठों का सारांश मस्तिष्क में रखें, ताकि यदि कोई प्रश्न पढ़ा हुआ न आए तो आप सोचकर उसका उत्तर लिख सकें। प्रश्न संख्या जो 4 है वो पद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। यहां भी 2 पद्यांश आते हैं। किसी एक के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक 2 अंक का है, इसलिए 10 अंक का यह भी है। पहला प्रश्न संदर्भ या पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम से संबंधित होता है। पूछा जाता है कि बताइए कि इस पद्यांश का शीर्षक कौन सा है और इसके कवि कौन से हैं। एक प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या का, एक प्रश्न होता है प्राय दूसरा प्रश्न। इसमें काव्य की 2 या 4 पंक्तियां रेखांकित होती हैं और उसी हिस्से की आपको व्याख्या करनी होती है, शेष की व्याख्या नहीं करनी होती है। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो 3 प्रश्न होते हैं वो तथ्यपरक या रसछंद अलंकार से संबंधित होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि इस पद्यांश में रस कौन सा है, या कोई पंक्ति देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें अलंकार कौन सा है। कभी उसी पैराग्राफ पर आधारित, उसी कविता पर आधारित कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर वहां छिपा होता है। तो इसके लिए आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवन दूतिका, मैथिलीशरण गुप्त की कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद की बात करें तो श्रद्धा मनु, सुमित्रा नंदन पंत परिवर्तन, रामधारी सिंह दिनकर अभिनय मनुष्य या पुरुरवा और उर्वशी, ज्यादातर अभिनय मनुष्य आता है, और महादेवी वर्मा का गीत। ये ऐसी कविताएं हैं कि इन कविताओं से परीक्षा में प्रायः पद्यांश आते हैं जिनके नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। तो इन्हीं कविताओं को आप एक बार देख लें और आपकी किताब में जो पीछे की ओर हर चैप्टर के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल कर लें तो बड़े आसानी से आप इस खंड को कर सकते हैं। इनसे संबंधित वीडियो भी प्लेलिस्ट में उपस्थित है, वहां से भी आप देख सकते हैं। 5वें प्रश्न की बात करें तो 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में किसी लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना सामान्य हिंदी में लिखना है। 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। आपको वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका साहित्यिक परिचय और रचना तैयार करना चाहिए। परीक्षा में इनमें से कोई न कोई एक जरूर मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि सामान्य हिंदी में जीवन परिचय अलग से नहीं आता, तो या तो आप जन्म मृत्यु माता पिता इसका फ्लो चार्ट बना दें, जैसा कि हमने कुछ वीडियो अपलोड करके आपको दिखा दिया है। एक वीडियो है जिसमें प्रमुख कवि और रचनाएं और प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं का फ्लो चार्ट सहित हमने वीडियो डाला है, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। या साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर उसी के अंतर्गत भीतर 2-3 लाइन में जीवन परिचय देकर तब साहित्यिक परिचय और रचनाएं दे दें। ये दोनों ही तरीके मान्य हैं और दोनों में ही आपको पूरे अंक मिलते हैं। जो 5वें प्रश्न का खंड ख है, ये किसी कवि के साहित्यिक परिचय या रचना से संबंधित है। तो दिए गए कवियों में से किसी एक को आपको चुनना है और उनका साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। कुल 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, 3 अंक साहित्यिक परिचय के लिए और 2 अंक रचना के लिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर, दोनों में से कोई एक, ये ऐसे हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी के 7 सेट होते हैं और 7 में आप देखेंगे तो इनमें से कोई न कोई रहता जरूर है। तो एक दृष्टि यहाँ डालिए। और जैसे लेखक परिचय आप तैयार किए हैं वैसे ही साहित्यिक परिचय इसका भी आपको लिखना है। चाहे आप फ्लो चार्ट के आधार पर लिखें, जन्म मृत्यु माता पिता का नाम, या साहित्यिक परिचय लिखकर उसके भीतर जन्म मृत्यु से संबंधित 2-3 लाइन देकर के तब परिचय दें। ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन फ्लो चार्ट को कभी ब्रैकेट न बनाएं। इस तरह से बनाकर इसके भीतर जन्म मृत्यु ऐसा आप न लिखें। जब लिखें
तो सीधे सीधे आपने हेडिंग डाला जन्म, इसके बाद डैश करके लिख दिया, फिर मृत्यु करके लिख दिया, माता पिता कर दिया, फिर नीचे साहित्यिक परिचय रचना। ये बहुत सुंदर तरीका है। छठे प्रश्न की बात करें तो कहानी लेखन से संबंधित है और आपके पाठ्यक्रम में कुल 4 कहानियां हैं जिनका सारांश और उद्देश्य पूछा जाता है। तो अगर 2 कहानी का दोनों आप तैयार कर लें, पंचलाइट और बहादुर, इनका सारांश भी और उद्देश्य भी, तो इन दोनों में से कोई न कोई एक आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि परीक्षा में इनमें से एक और अन्य में से एक हमेशा पूछा जाता है। 2 आते हैं, किसी एक कहानी का आपको लिखना है, 5 अंक का है। तो आप पंचलाइट और बहादुर दोनों कहानियों का सारांश और उद्देश्य तैयार करें। अगर और आप आगे जाना चाहते हैं, अपने आप को और सिक्योर करना चाहते हैं, तो फिर आपको ध्रुव यात्रा इस कहानी को तैयार करना चाहिए। यद्यपि इन 2 में से ही आपको मिल जाएगा प्रश्न पत्र में लिखने के लिए। 7वें प्रश्न की बात करें तो खंड काव्य से संबंधित है और आपके लिए जो निर्धारित खंड काव्य है उसका सारांश और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, ये 2 चीजें तैयार कर लें तो आपका काम हो जाएगा। 5 अंक का यह भी है। प्रयागराज में आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है, इसी तरह से अन्य जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। तो आपके जिले में या मंडल में जो खंड काव्य चलता हो उसके सर्गों का सारांश और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण तैयार करें तो आप इसे पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चरित्र चित्रण करते समय 3 ही हेडिंग में लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि 5 हेडिंग में प्रश्न का उत्तर बड़ा हो जाता है और सीमा 80 शब्द की है। तो यद्यप 100, 125, 150 शब्द लिखने से अंक नहीं कटते, लेकिन आपका समय जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि 3 ही हेडिंग में लिखें तो 125 शब्दों में भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अधिक से अधिक 150 के अंदर आप पूरे कर लेंगे। और 5 हेडिंग लिखेंगे तो आपका 200, 225 शब्द हो जाएगा, उत्तर बड़ा हो जाएगा और दूसरे उत्तर के लिए आपका समय कम पड़ जाएगा। ये तो रहे खंड क की बात। अब खंड ख पर आइए। खंड ख का पहला और पूरे प्रश्न पत्र का जो 8वां प्रश्न है वो 2 खंडों में बटा है। खंड क संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये 7 अंक का है। 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक हिंदी अनुवाद के लिए। आपने सिस्टम अब तक सीख लिया होगा कि संकेत, संदर्भ और हिंदी अनुवाद, इस तरह से 3 हेडिंगों में आपको इसे लिखना है। कौन से पाठ आप तैयार कर ले तो संस्कृत भाषा या महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा और महामना मालवीय, ये ऐसे पाठ हैं जिनसे परीक्षा में प्रायः गद्य आते हैं और उनका हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। तो आप इन्हीं पाठों का हिंदी अनुवाद तैयार करें। 8वें का जो खंड ख है वो संस्कृत पद्य यानी श्लोक से संदर्भित है और दिए गए 2 श्लोकों में से किसी एक को चुनकर उसका संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद लिखना है। इसके लिए 2 पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं, सुभाषित रत्नान और भोजस्योदार्यम, जिसमें सुभाषित रत्नान से एक जरूर आएगा। अगर एक ही यह पाठ तैयार हो तब भी आप उत्तर कर सकते हैं, और अगर दोनों को तैयार कर लें तो अच्छा है, क्योंकि जो गद्य के पाठ हैं उनमें भी जो श्लोक हैं परीक्षाओं में कभी कभी वो भी पूछे जाते हैं। तो 7 अंक इसके लिए निर्धारित है। सुभाषित रत्नान के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद तैयार कर लें और संदर्भ, हिंदी अनुवाद, ये दोनों हेडिंग जरूर डालना है। संकेत अगर भूल भी जाएं तो संदर्भ और हिंदी अनुवाद जरूर डालें। केवल हिंदी अनुवाद आप लिखते हैं, संदर्भ नहीं लिखते हैं तो आपका अंक कट जाता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो लोकोक्ति और मुहावरे दिए जाते हैं, किसी एक को चुनना होता है, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों लिखना होता है। दोनों के लिए एक एक कुल 2 अंक निर्धारित हैं। प्राय आप चलन में तैयार कर चुके हैं, आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको अभ्यास भी हो चुका है। तो बड़े आराम से अपनी किताब में दी हुई कुछ लोकोक्ति और मुहावरों को देखिएगा, उनका अर्थ देखिएगा, तो आपको एक अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास के आधार पर आप अच्छा कर सकेंगे। इस पर वीडियो भी अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। 10वां प्रश्न इस साल पहली बार आ रहा है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश का। यहां जो आपका पूर्व में संधि और शब्दरूप था उसे हटा दिया गया और उन 5 अंकों के आधार पर अपठित गद्यांश या पद्यांश या दोनों दिए जाएंगे। किसी एक को चुनना होगा और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। अधिकतम अंक 5 अंक इसके लिए निर्धारित है। तो ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में जैसे ही गद्यांश या पद्यांश आप देखें उसे एक बार पढ़ लें, फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को भी पढ़ लें, तब समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। फिर अपने पेपर में जाएं और उस गद्यांश को या पद्यांश को दोबारा देखें,
जहां उसका उत्तर मिल रहा हो, जहां उसका भाव मिल रहा हो, उसको हृदयंगम कर लें और अपने अनुसार उसे लिख दें। अंक चूंकि पहली बार आया हुआ है तो उम्मीद यही है कि अंक आपको अच्छे मिलेंगे और ये गद्यांश और पद्यांश सरल होंगे। धीरे धीरे आगे चलकर ये कठिन होंगे। इनको तैयार आपको अच्छे से करना है क्योंकि आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 खंडों में विभाजित है। इसमें खंड क शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन आपको करना रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे अनल और अनिल, तो अनल माने आग व अनिल माने हवा, तो आग और हवा इसे आपको चुनना है। दो आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करने हैं। इसके लिए दोनों के लिए एक एक अंक, कुल 2 अंक हैं। इस पर वीडियो भी हमने अभी 1-2 दिन पहले ही अपलोड किया है नया, उसे आप देख लें। बड़े आराम से आप ये सब कर सकते हैं। इस पर वीडियो 1-2 दिन में आना है, चूंकि अभी जो हमने अपलोड किया है वो अनेकार्थी शब्द का है। दिए गए शब्दों में से 2-3 शब्द दिए जाते हैं, प्राय 3 आते हैं। किसी एक के आपके 2 अर्थ लिखने होते हैं और वो दोनों आपस में पर्याय नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर के लिए 2 अंक, अनेकार्थी के लिए 2 अंक। इस पर वीडियो 1-2 दिन में आपको मिलेगा। इस पर हमने नया अपलोड कर दिया है। जो खंड ग है वो अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द यानी वाक्यांश के लिए 1 शब्द और 2 वाक्यांश दिए जाएंगे। और इन पर बहुविकल्पी प्रश्न है यानी यहां भी 4-4 विकल्प होंगे और उन चारों विकल्पों में से कोई एक सही होगा, उसे ढूंढना होगा आपको। ये भी 2 अंक का है। जो चौथा है वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो 2 वाक्यांश आप चुनेंगे, उन्हें शुद्ध करेंगे। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। आपने इस पर पर्याप्त तक अभ्यास कर लिया होगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो अभी खंडों में विभाजित है। खंड क में रस हैं, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य और शांत 5 कोर्स में हैं। इनमें से परिभाषा अथवा उदाहरण या कभी कभी दोनों पूछ लिया जाता है, लेकिन प्रायः या परिभाषा पूछा जाएगा या उदाहरण पूछा जाएगा, तो एक ही लिखना है। उसके लिए 2 अंक हैं। ख में अलंकार है, अनुप्रास एवं श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। यद्यप संदेह और भ्रांतिमान भी साल है, लेकिन इन्हीं को अगर आप तैयार कर लें तो इनका परिभाषा या उदाहरण 2 में से एक। उदाहरण बड़ा आसान होता है, तो इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। और जो खंड ग है छंद का, तो चौपाई, दोहा, सोरठा, यद्यप कुंडलिया भी आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन इन 3 को बड़े सरल हैं। इनकी परिभाषा या उदाहरण 2 में से कोई एक पढ़ लें और परीक्षा में 2 अंक पूरे प्राप्त करें। यहां अंक नहीं कटते। 13वां प्रश्न पत्र लेखन का है और 3 पत्र आपके पाठ्यक्रम में है। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, अपने गांव या नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इन 3 में से कोई 2 तैयार करें, क्योंकि पेपर में 2 आते हैं और कोई एक करना होता है। ये 6 अंक का है, तो आप यहां अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 5 तो आपको सरलता से ही मिल जाते हैं। और अंतिम जो 14वां प्रश्न है वो निबंध लेखन से संबंधित है और 9 अंक का है। ध्यान रखिएगा, इसमें रूपरेखा जरूर लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, फिर अपना टॉपिक डालिए जो आपने चुना, फिर रूपरेखा हेडिंग डालिए और जो अंदर आप हेडिंग डालकर उसे विस्तारित करना चाहते हैं उसी को 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 करके बाहर लिख दीजिए। रूपरेखा होती है, अंक भी मिलते हैं, निबंध सुंदर लगता है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, कारण व निवारण के उपाय, आतंकवाद, समस्या और समाधान, जनसंख्या की समस्या और समाधान, मेरा प्रिय कवि अथवा साहित्यकार, विद्यार्थी और अनुशासन, ये ऐसे परंपरागत निबंध हैं कि प्रायः इनमें से कोई न कोई एक आपको मिल जाता है। और यदि कभी पढ़े हुए इनसे न मिले तो विषय को जरा सा चिंतन करिएगा कि होता क्या है और उसे अपने से शीर्षकों में बांट करके अपने शब्दों में उत्तर लिखिएगा, क्योंकि अपने शब्दों में लिखे हुए प्रश्नों के भी आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसके आधार पर आप 22 फरवरी को बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आप अच्छे अंक प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।